हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वेव्स है। अब बेसिकली इसको वेव मोशन भी बोलते हैं और ये 11th जेई का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 12th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसमें कि डायरेक्ट इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेव्स। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन टॉपिक को पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में, दैट इज लॉन्गिट्यूड दो टाइप का होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ वेव्स, दैट इज आपका हो गया एम्पलीट्यूड हो गया, स्पीड ऑफ वेव हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, इक्वेशन ऑफ वेव्स हो गया। नाउ नेक्स्ट है आपका पाथ एंड फेज डिफरेंस के बारे में। नाउ अगला है interference of waves, constructive and destructive interference of waves, and then intensity in interference, and after that resultant of waves, equation of traveling waves हो गया, velocity of traveling waves हो गया। और आगे बात करते हैं speed of wave in a string हो गया, and then velocity of sound waves, Newton's formula for sound waves in solid, liquid और vacuum, तीनों में हम लोग पढ़ेंगे। ना अगला है आपका बेसिकली इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, एंड देन पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, पिच एंड लाउडनेस ऑफ वेव्स, प्रेशर वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे। एंड देन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, इसमें बहुत सारा मतलब जेईई मेंस का फेवरेट है, बहुत सारा क्वेश्चन आज बनता है। Standing waves in strings, organ pipe, end correction, resonance, and after that sonometer and resonance tube experiment, beats and beat frequency, Doppler's effect, concept of reflection of sound, and then after जेईई मेंस के बहुत सारे PYQ। तो ये सब बेसिकली लगभग 30 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड स्लोप। तो ओवरऑल रिलेशन की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। इसी से हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट ए, एफ एंड जी की बात करें तो इन सारे पॉइंट्स पर ए पॉइंट, एफ पॉइंट और आपका जी पॉइंट, इस सारे पॉइंट पर मतलब स्लोप होगा पॉजिटिव, सबसे पहला पॉइंट जो कि है इस ग्राफ से देख रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे इस ग्राफ की हेल्प से। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम सबसे पहले फॉर्मूला ये आपको याद रखना है जो बताए हैं, निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप करते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले माइनस साइन तो लगाएंगे ही जो कि यहाँ लगाए हैं, इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। सो ओवरऑल निगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव, और इनटू स्लोप, तो स्लोप अभी तुरंत बताएं पॉजिटिव है तो यहाँ हो गया प्लस। तो ओवरऑल माइनस माइनस और प्लस, तो यहाँ आपका हो गया ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी पॉजिटिव। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वहीं बात करें पॉइंट बी और डी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पर ये रहा बी पॉइंट, डी पॉइंट, तो इस दोनों पॉइंट पर बी और डी पॉइंट पर स्लोप जीरो है। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालेंगे माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप करेंगे तो इनटू में जीरो होगा, तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ आपका जीरो हो जाएगा। सो आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है सी और ई पॉइंट। तो सी और ई पॉइंट की बात करें तो ये रहा आपका सी पॉइंट, ये रहा आपका ई पॉइंट। तो इस दोनों पॉइंट पर बेसिकली निगेटिव स्लोप होगा और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव जो कि निगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस इनटू स्लोप, निगेटिव है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस, ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा निगेटिव। और यहाँ देख सकते हो बेसिकली कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव है, दैट मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी ऑफ निगेटिव आया पार्टिकल दैट मीन्स निगेटिव मतलब कि नीचे के डायरेक्शन में होगा,
इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो मतलब ग्राफ देख के आप इस टाइप से वेलोसिटी ऑफ वेव यदि दिया हुआ है डायरेक्शन तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और ये जेई मेंस में आ सकता है। सो इम्पोर्टेंट सेकेंड पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले याद रखना है कि ओवरऑल एक स्ट्रिंग के अंदर जो है आपका जो भी फोर्स होता है दैट इज द बेसिकली हमारे पास टेंशन फोर्स होता है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और कुछ और पॉइंट्स है जो कि देखो, ओवरऑल म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, एंड ये आपका रो होता है डेंसिटी, और जो कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब देखो, तो ओवरऑल यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग की बात करें, जैसे ये हम रिप्रेजेंट किए हैं एक स्ट्रिंग के अंदर वेव जो कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग की बात करें तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है अंडर रूट टी बाय म्यू, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू ए। और बेसिकली इसको वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के भी लिखते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में डायरेक्ट इस पर आया हुआ है, जो डायरेक्ट इस पर मतलब जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू आप देख सकते हो। सो ओवरऑल ये तीन फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग के अंदर, दैट इज अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू ए, और दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। तो ये याद रखना है। सो आगे बात करते हैं। नाउ जो हम ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखो क्वेश्चन का रहा 3 नंबर है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड टाइम। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन की एक स्ट्रिंग है इस टाइप से, पुली से लटका हुआ एक ब्लॉक है जो कि 10 kg का एक ब्लॉक है। सो इसमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। सो सबसे पहले यहाँ टेंशन निकालेंगे, तो टेंशन फोर्स यहाँ हो जाएगा mg के इक्वल, दैट इज 100। और म्यू की बात करें तो म्यू आपको गिवन है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसको बेसिकली यहाँ हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से डायरेक्ट फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं ना। आगे बात करते हैं, टाइम भी निकालना है। तो टाइम ऑफ मतलब टाइम टू ट्रेवल वेव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो टाइम हो जाएगा ओवरऑल, टाइम के लिए करना क्या, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देंगे और क्या। तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस ए बी जो कि दिया हुआ है आपको, देखो क्वेश्चन में दिया है 2 मीटर, तो यहाँ 2 मीटर पुट करेंगे अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव अभी निकालने 10 मतलब 100, तो 2 अपॉन 100 हो जाएगा टाइम। तो टाइम भी निकाल सकते हैं, काफी आसान है। सो आगे बात कर, छोटे छोटे फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इधर देखो 6 नंबर, ओमेगा इज इक्वल्स टू अभी तुरंत बताएं, मतलब 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू, और बेसिकली ओमेगा इज इक्वल्स टू वी इंटू के भी लिख सकते हो, दैट इज वी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। बेसिकली इसको याद करने का एक ट्रिक है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू केंद्र विद्यालय, इससे भी आप याद रख सकते हो, इसको कभी नहीं भूलोगे। ओमेगा इज इक्वल्स टू के इंटू वी। सो यहाँ लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, जो कि यहाँ पर देखो वही चीज है। सो आगे बात करते हैं नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लेमडा बाई टी। लेमडा वही हो गया वेवलेंथ दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू। तो मतलब बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जेईई मेंस में यही सब फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। और एक और फॉर्मूला याद रखना है, जिसे देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू केंद्र विद्यालय में, मतलब के यहाँ क्या है, तो के यहाँ पर हो जाएगा ओवरऑल, के होता है आपका वेव नंबर। के क्या होता है, वेव नंबर, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई बाई लेमडा से। के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा। ना आगे बात करते हैं। ना अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग वेव्स। बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है, तो इफ टू साइनोसाइडल या फिर ट्रेवलिंग वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो सेम वेवलेंथ ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन in a stretched string, then its interference produce a standing wave.
बेसिकली ये कह रहा है कि आपका दो साइनोसाइडल वेव हो या फिर ट्रेवलिंग वेव हो जिसका कि एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो और वेवलेंथ सेम हो, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है इन अ स्ट्रिंग। दैट इंटरफेरेंस जो आपका प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग स्टैंडिंग वेव कहते हैं। स्टैंडिंग वेव काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेंस का फेवरेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सो बेसिकली स्टैंडिंग वेव है, ये आपका स्टैंडिंग वेव है जिसमें कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं और बीच का जो पॉइंट है इसको हम लोग एंटी नोड कहते हैं। सो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो इफ y1 मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है a sin kx माइनस ओमेगा टी, एंड सेकेंड इक्वेशन है वेव का ही इक्वेशन है दैट इज a sin kx प्लस ओमेगा टी। तो जब इस दोनों को हम लोग बेसिकली नेट निकालते हैं, नेट रिजल्टेंट वेव इक्वेशन दैट इज y1 प्लस y2, तो ये निकल के आता है 2a sin kx cos ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, फाइनल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दो वेव का इंटरफेरेंस ही है इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज द स्टैंडिंग वेव। सो इसमें दोनों वेव को y1 और y2 को जब हम लोग ऐड किए तो नेट रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ वेव आया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव 2a sin kx cos ओमेगा टी, जिसमें कि इसमें याद रखना है कि ये जो 2a sin kx है इतना दूर जो है इसको हम लोग बेसिकली एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं बेसिकली। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो नोड और एंटी नोड को डिटेल में समझते हैं। नोड बेसिकली क्या होता है, तो नोड होता है जहाँ की आपका वो पॉइंट होता है जहाँ की एम्पलीट्यूड जीरो होगा, और एम्पलीट्यूड जीरो का मतलब है कि इस इक्वेशन को यदि देखें, फाइनल जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन को, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है डेट इज 2a sin kx, तो इसको यदि जीरो कर दें, देखो यहाँ पर जीरो किए हैं तो sin kx इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और sin जीरो ओवरऑल हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल सॉल्व जब करते हैं तो x का वैल्यू आपका निकल के आता है जीरो, लेमडा बाई टू, लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे मतलब कि ओवरऑल चलता है। तो इस टाइप से आप नोड को मतलब कि निकाल सकते हो, मतलब इस पॉइंट पर नोड आएगा जहाँ की एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो यही है, बाकी आगे बात करते हैं। जैसे देखो नोड में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोड के लिए सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एम्पलीट्यूड जीरो होगा, मैक्सिमम स्ट्रेन होगा इस पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स लेमडा बाई टू होगा। यहाँ पर देख सकते हो इस वेव इक्वेशन जो दिया हुआ है, वेव का ग्राफ, जिसे देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, तो ये रहा फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड ये रहा यहाँ पर, ये रहा। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें तो ये इतना दूर लेमडा बाई फोर है और इतना दूर लेमडा बाई फोर है, तो ओवरऑल हो जाएगा लेमडा बाई टू। तो वही यहाँ लिखे हैं कि टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नोड का जो डिस्टेंस होता है डेट इज लेमडा बाई टू होता है। और थर्ड पॉइंट है आपका नोड के लिए एम्पलीट्यूड जीरो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, पावर जीरो, पावर ट्रांसफर जीरो, मतलब सब जीरो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। ना अगला फिक्स्ड इंड होता है, बिल्कुल सही है, नोड के लिए इंड फिक्स होता है। और आगे बात करते हैं एंटी नोड के लिए। तो एंटी नोड में बेसिकली क्या होता है कि एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डेट इज प्लस माइनस वन हो सकता है, और स्ट्रेन मिनिमम होता है। गैप बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड ये भी लेमडा बाई टू होता है। तो इसमें समझ सकते हो, जैसे देखो इस ग्राफ में बेसिकली ये रहा एक एंटी नोड, ये रहा एक एंटी नोड, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यदि देखें, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये इतना दूर लेमडा बाई फोर है और इतना दूर लेमडा बाई फोर, तो इसको अभी सम तो आपका लेमडा बाई टू ही न हुआ। तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं कि ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज ऑल्सो लेमडा बाई टू। और जहाँ की आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा इन केस ऑफ एंटी नोड, स्लोप जीरो होगा, पावर ट्रांसमिशन जीरो होगा, ओपन इंड होगा, गैप बिटवीन नोड एंड एंटी नोड विल बी लेमडा बाई फोर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ नंबर, गैप बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो देखो ये रहा नोड और ये रहा एंटी नोड, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लेमडा बाई फोर होता है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो उसी प्रकार एंटी नोड में भी बेसिकली करेंगे तो एम्पलीट्यूड ओवरऑल मैक्सिमम होता है, और इसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड की बात करें तो 2a sin kx इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a करेंगे,
जब इसको सोल्व करते हैं तो वही निकल के आता है x इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, मतलब इस पॉइंट पर आपका एंटीनोड बनेगा। तो इसे आप निकाल सकते हो। स्टैंडिंग वेव जो हम ऊपर पढ़े हैं उसका एक बार समरी देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़े, नोड। नोड के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। एंटी नोड के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, +-1 होगा। और वहीं फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेम लूप होता है 0, याद रखना है। और फोर्थ नंबर ओवरऑल डिफरेंट मतलब एडजेसेंट लूप हुआ तो पाई होता है, ये भी याद रखना है। और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन स्टैंडिंग वेव दैट इज द डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल, अलग अलग होता है, ये भी याद रखना है ना। आगे बात करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनता है। तो देखो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज y इज इक्वल्स टू 20 साइन 4 पाई x इंटू कोस 2 पाई t। ये ओवरऑल स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। अब देखो इस पर क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो पूछेगा कि फाइंड द लोकेशन ऑफ नोड। नोड कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट एम्पलीट्यूड क्या करना है, 0 करना, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो एम्पलीट्यूड 0 करेंगे डेट इज, इसमें एम्पलीट्यूड क्या है 20 साइन 4 पाई x, ये आपका एम्पलीट्यूड है इतना दूर। तो बस इसको 0 करेंगे यहाँ पर, तो ओवरऑल x का जो वैल्यू निकल के आएगा डेट इज द ओवरऑल लोकेशन ऑफ नोड। तो इस प्रकार से लोकेशन ऑफ नोड निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। नाउ सेकंड टाइप क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ एंटी नोड। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करेंगे, एम्पलीट्यूड को +-1 के इक्वल करेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा डेट इज लोकेशन ऑफ एंटी नोड हो जाएगा। तो ये भी आसान है। नाउ आगे बात कर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है साउंड वेव्स। बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो साउंड वेव इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव and in extra की particle vibrates in the direction of wave motion that is parallelly or anti-parallelly। now concept हम लोग देखते हैं इसमें। बेसिकली सबसे पहले याद रखना है, जैसे देखो हम लोग स्ट्रिंग में क्या पढ़े थे कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के था वहां पर, दैट इज इक्वल्स टू √T/μ लिखते थे। तो ठीक उसी प्रकार साउंड वेव में क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है दैट इज इक्वल्स टू √γ/T/m होता है। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो यहाँ साउंड वेव में याद रखना है वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज √γ/T/m। और ये आपका इक्वेशन ऑफ साउंड वेव होता है दैट इज s से रिप्रेजेंट करते हैं, s इज इक्वल्स टू s0 इंटू साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई, जहाँ की s आपका वही डिस्प्लेसमेंट हो गया और s0 एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव हो गया। और जहाँ की आपको यहाँ बात करें ना, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बेसिकली इसमें दो केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, देन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड या गैस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड होता है आपका √γ/ρ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि यहाँ गामा आपका हो जाएगा यंग मॉडुलस। और वही बात करें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड या फिर गैस, तो इसमें फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू √B/ρ, जहाँ B ऊपर भी बताया बल्क मॉडुलस होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करें 40 नंबर, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर की बात करें तो इसमें न्यूटन का कुछ कॉन्सेप्ट था कि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो Pm इज इक्वल्स टू ρRT का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन बनता है। और वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाता है √P/ρ। तो ये न्यूटन मतलब कि दिया था अपना कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू √P/ρ एंड दैट इज इक्वल्स टू √RT/m। सो यहाँ पर ये याद रखना Pm इज इक्वल्स टू ρRT। इस पर जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। सो देखो क्वेश्चन समझते हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसे ये क्वेश्चन IIT JEE 2000 में दिया हुआ है। क्वेश्चन है if velocity of sound in oxygen is V0 then find the velocity of sound in nitrogen at the same temperature। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है V0 और पूछ रहा है कि नाइट्रोजन में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करें तो ओवरऑल क्या होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड ही मान लो √γ/T/m होता है।
जहाँ की रेशियो की बात करें, जैसे यहाँ पर गामा और टी तो सेम ही होगा दोनों केस में, और वहीं V1/V2 की बात करें, यदि रेशियो यदि ले लें तो √m2/m1 हो जाएगा, जहाँ की मास ऑफ सेकेंड डेट इज कि इस फॉर्मूला में पुट करेंगे मास, तो √m2/m1 डेट इज मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो √32/28 हो जाएगा आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ना आगे बात करते हैं। बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट है साउंड वेव के अंदर, सबसे पहले न्यूटन कॉन्सेप्ट दिया था, ना उसको करेक्ट किया था लैपलास। लैपलास करेक्शन एक पढ़ते हैं बेसिकली इसमें। लैपलास करेक्शन में बेसिकली है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर, इसने बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, जहाँ की हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू √b/ρ that is equals to √γp/ρ एंड फाइनल निकल के आता है √γ/r/t/m। तो ये लाप्लास ही मतलब कि दिया था फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, √γ/r/t/m। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 20 डिग्री सेल्सियस, आपको भी नोट दिया हुआ है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेव बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू √γ/r/t/m। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए देखें तो V नोट दिया हुआ है वेलोसिटी, तो ओवरऑल फॉर्मूला में यूज करें तो मान लो इसको V1 वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो V1 इज इक्वल टू √γ1r/t होगा। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं बेसिकली केल्विन में, तो यहाँ 273 + 20 हो जाएगा टेम्परेचर अपॉन m1, तो ये हो गया V1। और V2 की बात करें फॉर द हीलियम, तो हीलियम गैस के लिए बेसिकली हो जाएगा √γ2r/t। अब यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा वही 273 + 40 अपॉन m2, तो इसको बेसिकली ओवरऑल रेशियो लेंगे V1/V2, तो ओवरऑल आ जाएगा γ1/γ2 इंटू ओवरऑल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ की गामा तो निकाल ही सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं गामा के बारे में। तो गामा आपका होता है बेसिकली एडियाबेटिक कांस्टेंट, दैट इज मोनो एटॉमिक के लिए हो जाएगा 1 + 2/f का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो 2/f दैट इज मोनोटोमिक के लिए f होता है 3, तो ओवरऑल 5/3 आ गया गामा ऑफ हीलियम। और गामा ऑफ एटॉमिक मतलब ऑक्सीजन की बात करें, दैट इज डायटोमिक है ऑक्सीजन O2, तो यहाँ होता है आपका f का वैल्यू 5, तो सॉल्व करके आता है 7/3। तो ओवरऑल इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली हम लोग V1/V2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाउ साउंड वेव के अंदर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्सन रीजन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की बात करें तो सबसे पहले पिच के बारे में देखते हैं। पिच होता है बेसिकली याद रखना है, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, एंड वहीं इसका ग्राफ ये हो गया। सो ओवरऑल यहाँ पर आपका पिच जो है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच भी बढ़ेगा। और ओवरऑल इस मतलब ग्राफ को देखें तो ये आपका F1 फ्रीक्वेंसी का है ये वेव, और F2F फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये डबल हो जाएगा वेव। सो ओवरऑल इसमें देखें तो पिच ऑफ सेकेंड जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 2f हो गया, तो पिच ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन पिच ऑफ 1 हो जाएगा। तो पिच के बारे में ओवरऑल याद रखना है कि पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वालिटी ऑफ वेव। तो क्वालिटी ऑफ साउंड बेसिकली, तो ये होता है बेसिकली क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव फॉर्म होता है। बेसिकली यहाँ देखें तो देखो दो टाइप का वेव फॉर्म है, मतलब कि वेव का ग्राफ है, एक इस टाइप का है और एक इस टाइप का है ट्रायंगुलर शेप का। तो ओवरऑल इसमें जो है फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, पिच सेम है, बट क्वालिटी डिफरेंट है, क्योंकि क्वालिटी डिपेंड करता है वेव का नेचर, मतलब वेव किस टाइप से बना हुआ है वेव शेप के ऊपर। तो क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव फॉर्म हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और इसमें और एक पॉइंट है कि शार्पनेस जितना ज्यादा होगा वेव का, क्वालिटी उतना ही कम होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ थर्ड नंबर बात करते हैं लाउडनेस के बारे में। तो लाउडनेस की बात करें तो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बेसिकली साउंड लेवल भी बोलते हैं। तो लाउडनेस में याद रखना है कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। और इसको हम लोग लाउडनेस को डेसिबल यूनिट में मेजर करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है लाउडनेस का, L इज इक्वल्स टू 10 log 10 I अपॉन आई नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट जेई मेंस में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। L दैट इज लाउडनेस इज इक्वल्स टू 10 log 10 I अपॉन आई नॉट, जहाँ की आपका I हो जाएगा इंटेंसिटी और आई नॉट है आपका मिनिमम इंटेंसिटी दैट हेयर्ड बाय नॉर्मल पर्सन, दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी जो होता है दैट इज आई नॉट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12। इसको मतलब हर एक क्वेश्चन में हम लोग पुट करते हैं, 10⁻⁻12 याद रखना है, आई नॉट होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और आई जो दिया होगा क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इस पर जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो लाउडनेस के ऊपर क्वेश्चन जैसे आता है कि आई दिया हुआ है, मान लो 10⁻⁻10 दिया हुआ है और लाउडनेस निकालना है, आई निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू 10 log 10 I अपॉन आई नॉट, जहाँ की 10 हो गया इंटू लोग आई के जगह पुट करेंगे 10⁻⁻10 और आई नोट पता है 10⁻⁻12। तो इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 20 डेसिबल आ गया, दैट इज आंसर। तो ये लाउडनेस हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जेईई मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ना आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर, देखो इंटेंसिटी के बारे में। तो इंटेंसिटी बेसिकली होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इसको बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं इंटेंसिटी को। तो इसमें दो तीन फॉर्मूला याद रखना है। देखो फर्स्ट है आपका फॉर द पॉइंट सोर्स की बात करें तो पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, दैट इज एरिया हो जाएगा 4πr²। और यहाँ से निकल के आता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड है फॉर द लीनियर सोर्स की बात करें तो लीनियर सोर्स यदि है तो इस केस में इंटेंसिटी हो जाएगा पावर अपॉन एरिया, एरिया की जगह लिखेंगे 2πr इंटू एल। तो ओवरऑल यहाँ से निकल के आता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और थर्ड है आपका पैरेलल बीम की बात करें तो पैरेलल बीम में जो होता है इंटेंसिटी आपका आर पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंटेंसिटी बेसिकली कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी आगे पढ़ते हैं ना। कुछ जेईई मेंस का पीवाईक्यू देख लेते हैं, ये सब क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है। 45 नंबर देखो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली कि कंसीडर अ पॉइंट सोर्स emitting sound wave, find the difference in decibel scale reading, difference in loudness between the 2 points at a distance of 5 meter or 10 meter from the source respectively। मतलब कि यहाँ बेसिकली ओवरऑल पूछा जा रहा है डिफरेंस इन लाउडनेस निकालना है। तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, L इज इक्वल्स टू बेसिकली 10 log 10 आई अपॉन आई नॉट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे जो कि ऊपर पर है। तो देखो L1 की बात करें तो 10 log आई अपॉन आई नॉट, मतलब I1 हो जाएगा I1 अपॉन आई नॉट, देन L2 हो जाएगा 10 log I2 अपॉन आई नॉट। और इसका डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो L1 माइनस L2 हो जाएगा 10 log। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत आसान है। L1 माइनस L2 करेंगे तो 10 ओवरऑल यदि कॉमन लें तो log I1 अपॉन आई नोट माइनस log I2 अपॉन आई नोट हो जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो log जब डिफरेंस में होता है तो क्या लिखते हैं, log जब डिफरेंस में होता है तो इसको मतलब डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब I1 अपॉन आई नोट डिवाइडेड बाय I2 अपॉन आई नोट। तो आई नोट गया तो ओवरऑल हो गया आपका log I1 अपॉन I2। तो इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स log I1 अपॉन I2। तो ये फाइनल रिजल्ट आया L1 माइनस L2 का डिफरेंस इन लाउडनेस दैट इज इक्वल्स टू 10 log I1 अपॉन I2।
और बेसिकली यहाँ पर जैसे देखो ऊपर हम क्या पढ़े, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स के लिए हम ऊपर पढ़े क्या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो बस करना क्या है, यहाँ पर I1 और I2 की जगह 1/r1² और 1/r2² बस पुट कर दो इस फॉर्मूला में यहाँ पर। तो ओवरऑल जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 log r2/r1 का होल स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ है r1 r2 दैट इज डिस्टेंस, तो यहाँ पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20 log 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बेसिकली लाउडनेस का फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है इंटेंसिटी के फॉर्मूला में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जेईई मेंस एक्सपेक्टेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं 46 नंबर। तो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली अ सर्टेन साउंड लेवल इज इंक्रीज्ड बाय 20 डेसिबल बाय व्हाट मल्टीपल इट्स इंटेंसिटी इंक्रीज्ड। अच्छा, मतलब कि ओवरऑल साउंड लेवल का जो है इंक्रीज होता है 20 डेसिबल। बोल रहा है इंटेंसिटी कितना इंक्रीज होगा। तो देखो लाउडनेस का इंक्रीमेंट हुआ है 20 डेसिबल, इसका मतलब L2 माइनस L1 जो है 20 है, दिया हुआ क्वेश्चन में। और ओवरऑल बात करें बेसिकली, हाँ जिसे देखो ओवरऑल फॉर्मूला यदि वही यूज करें तो L2 मतलब L इज इक्वल्स टू क्या होता है, L इज इक्वल्स टू 10 log L मतलब I1/I0 होता है। सो ओवरऑल यहाँ ऊपर यूज करेंगे उसी फॉर्मूला को, तो 10 log I final/I0 माइनस ये हो गया L2 के लिए, माइनस 10 log I initial/I0 ये हो गया L1 के लिए, डेट इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो बस इसको सोल्व करेंगे, जब इसी के जैसा सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 log I final/I initial डेट इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे ओवरऑल तो I final/I initial आ जाएगा 10। बस यही तो पूछ रहा है कि बाय व्हाट मल्टीपल इंटेंसिटी इंक्रीज, तो यहाँ से I फाइनल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 टाइम्स I इनिशियल इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं बेसिकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस एक्सपेक्टेड था 2025। हेलो 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 हेलो। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेंस 2025 एक्सपेक्टेड था और आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का है बेसिकली द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज 100 टाइम्स द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ टाउट ब्रास वायर इफ द यंग मॉडुलस इज गिवन इतना, फाइंड द स्ट्रेस इन वायर। बेसिकली स्ट्रेस मतलब कि वही हुआ फोर्स अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन एरिया, ये निकालना है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पूछ रहा है। तो देखो इसमें बस कॉन्सेप्ट तुमको यही लगाना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का फॉर्मूला होता है दैट इज √γ/ρ, यहाँ यूज करेंगे। और ट्रांसवर्स वेव में बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा दैट इज √T/μ हम लोग यूज करेंगे। तो इस दोनों के यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कि वेव, तो इसमें बेसिकली √γ/ρ दैट इज इक्वल्स टू, और बोल रहा है 100 टाइम्स, तो 100 इंटू स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव दैट इज √T/μ। तो देखो बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए हैं। और टी आपको दिया हुआ है बेसिकली, ओ टी नहीं दिया हुआ है, तो ओवरऑल √T/μ। तो देखो म्यू क्या होता है, यहाँ देखो म्यू इज इक्वल टू M/L होता है, मास अपॉन लेंथ, और रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसको ओवरऑल हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा 100 इंटू √T/ρ इंटू A। सो ओवरऑल इस दोनों से रो कटेगा, तो ओवरऑल सोल्व करके यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो निकल के आएगा T/A इज इक्वल्स टू 10⁷, जो कि यही होगा आपका स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज टेंशन फोर्स अपॉन एरिया, यही होगा स्ट्रेस, जो कि निकल के आएगा 10⁷। तो ओवरऑल ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चन में बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये यूज किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान और क्वेश्चन है।
तो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करते हैं। आगे जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन।